बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क यूज होता है बिजनेस को प्रमोट करने में और बिजनेस को बिल्ड करने में। इस टाइप के बिजनेस मॉडल मल्टी लेवल मार्केटिंग इन नेचर होते हैं जिसमें पे आउट्स अकर होता है मोर देन वन लेवल पे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए पॉपुलर है जो पार्ट टाइम इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं, जिनको फ्लेक्सिबल बिजनेस करना है। और सबसे मेन चीज नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम होता है, वो अराउंड फ्यू $100 हो सकता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट एंड सैंपल किट मिलती है। उसके साथ आपको प्रोडक्ट को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको आप सेल कर सकते हो अपने फ्रेंड, फैमिली और आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के अंदर। और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम्स में ये भी बोला जाता है कि आप रिक्रूट कर सकते हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और उनको बोलते हैं हम डाउनलाइन। और जो सेल आपकी डाउनलाइन जनरेट कर रही है उसमें से भी आपको कुछ कमीशन मिलता है, कुछ परसेंटेज मिलता है, वो आपके कंपनी के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करती है, जिन कंपनीज के अंदर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं होता है, बस वो रिक्रूटमेंट पे पैसा जनरेट करते हैं। इस टाइप की कंपनी इलीगल पिरामिड स्कीम के अंदर आती है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक नेटवर्क मार्केटिंग की। सबसे पहला डायरेक्ट सेल्स। नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। प्रोडक्ट को मार्केट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जो नॉन एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट्स होते हैं, और उनको कमीशन मिलता है जब वो शेयर्स करते हैं। सेकंड, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जो पार्टिसिपेट्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो आईबीओ कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, वो अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, और वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस को। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ हायरार्की। सपोज एक ए पर्सन है और उसके नीचे बी नाम का पर्सन आता है। सो ए को कमीशन मिलेगा वो जितनी भी सेल्स करेगा, लेकिन उसको कुछ पार्ट बी का ही मिलेगा जब बी सेल करेगा। वो कैलकुलेशन बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे बी भी कमीशन अर्न करने की सोचेगा तो बी रिक्रूट करेगा एक पर्सन सी को, और ए से ये हायरार्की चलती जाती है। इसीलिए इट मेक सिस्टम बिग हायरार्की। लेस और नो एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड बहुत कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट का यूज किया जाता है प्रोडक्ट को सेल करने में, जिसको हम माउथ पब्लिसिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नो फिक्स सैलरी। यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, जितनी सेल्स होती है आपकी टीम के थ्रू और आपके थ्रू, उस अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलता है। नेक्स्ट वन है अकाउंटेबिलिटी। हर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टिसिपेंट अकाउंटेबल है खुद के लिए। जितनी ज्यादा वो उसकी टीम से सेल करेगा, जितनी ज्यादा वो खुद की सेल करेगा, उतनी उसकी इनकम होगी। नेक्स्ट वन, बेनिफिट टू द पार्टिसिपेंट। सबसे ब्यूटी ये है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कंपनी के कंज्यूमर भी होते हैं। उनको डिफरेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर मिलते हैं जब वो कंपनी ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क ज्वाइन करते हैं। एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एमवे। एमवे को लास्ट 60 इयर्स हो गए वर्क करते करते, और ये बिगेस्ट एग्जांपल है सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। इसके अलावा दूसरी कंपनीज भी है जैसे कि टपरवेयर, जूस प्लस, मोदी केयर, वेस्टीज एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली पिरामिड स्ट्रक्चर में कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होता। ये इलीगल प्रैक्टिस होती है जब पर्सन अर्न करता है दूसरे लोगों को रिक्रूट करके, और इसमें रॉन्ग कमिटमेंट किए जाते हैं कंपनी के थ्रू कि आपको फ्यूचर में एक फिक्स इनकम मिलेगी। जैसे कि आप कंपनी के मेंबर बनने के लिए $100 पे करोगे तो उसके बाद आपको फ्यूचर में 25% हर न्यू रिक्रूट पे मिलेंगे। ये मनी मेकिंग स्कीम होती है जिनमें मनी सर्कुलेशन होता है, और ये इलीगल स्कीम्स है जिसमें कंपनी तो प्रॉफिट में जाती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, वो बहुत लॉस में जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट और सर्विस सेल होता है नेटवर्क के थ्रू, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एफर्ट होता है प्रोडक्ट के सेल होने का। ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें यूजर को जो चाहिए वो मिल जाता है, और पार्टिसिपेंट को और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना कमीशन मिल जाता है। स्किल नंबर फर्स्ट, प्रोस्पेक्टिंग। बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग एक स्किल है जिसके थ्रू आप नए कनेक्शंस बनाते हो, नए रिलेशनशिप बनाते हो स्ट्रेंजर से, और नए नए लोगों से मिलते हो जिनको आप फ्यूचर में आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओगे। और आपने आपकी कंपनी के लीडर से भी सुना होगा कि प्रोस्पेक्टिंग इज अ की टू सक्सेस। अगर आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग स्किल में कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास नए कनेक्शंस होंगे, नए लोग होंगे, नए प्रोस्पेक्ट होंगे, नए गेस्ट होंगे, तो आप इजीली उनके साथ बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उसके थ्रू भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, किस तरीके से सोशल मीडिया से अपने न्यू कनेक्शन डेवलप की जाते हैं, और किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सेकंड, इनवाइटिंग। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हो तो उसके बाद आप इनवाइट करते हो लोगों को जिनसे आपने कनेक्शन बिल्ड करे, जिनसे आपने रिलेशंस बिल्ड करे। उनको आप अपने बिजनेस इवेंट में, आपके प्रोडक्ट इवेंट में, जो भी आपके कंपनी के इवेंट्स होते हैं जहां पे वो इंटरेक्ट करते हैं आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज है, या तो वो ऑनलाइन हो सकती है या तो वो ऑफलाइन हो सकती है, उसमें आप उनको इनवाइट कर। थर्ड स्किल, प्रेजेंटिंग।
इस स्किल के अंदर आपको आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप सामने वाले पर्सन को, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले गेस्ट को अच्छे से आपकी कंपनी के बारे में बता पाओ और उसके डाउट्स क्लियर कर पाओ। अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है तो आप आपकी अपलाइन की भी हेल्प ले सकते हो और प्रेजेंटिंग आप 3P का यूज करके इजीली कर सकते हो। फर्स्ट P होता है प्रोफाइल, जो भी आपकी कंपनी है उसकी रिस्पेक्टिव प्रोफाइल बतानी है। सेकंड P होता है प्रोडक्ट, जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट है उनके बारे में आपको, आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके गेस्ट को इन्फॉर्मेशन देनी है। थर्ड P होता है प्लान, जो भी आपकी कंपनी का इनकम प्लान है, जो भी आपकी कंपनी का बिजनेस प्लान है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको इन 3 P पे जरूर फोकस करना है प्रेजेंटेशन के दौरान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। फोर्थ स्किल फॉलोअप। बेसिकली फॉलोअप से आप आपके प्रोस्पेक्ट के जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर करते हो। जैसे आपने प्रेजेंटेशन दी उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फॉलोअप करना है। आपको कंपनी के अचीवर्स बताने हैं, टॉप अर्नर्स बताने हैं, टेस्टिमोनियल्स बतानी है, सारी चीजें आपको फॉलोअप के अंदर इंक्लूड करनी है। बेसिकली फॉलोअप में आप डाउट क्लियर करते हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के, उनका विजन क्लियर करते हो कि उनको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग फॉलोअप करना है। अगर कोई पर्सन घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको आप ऐसी टेस्टिमोनियल्स बताओ जहां पे आपके टॉप अर्नर्स ने ट्रैवलिंग करी है या तो आपने ट्रैवलिंग करी है, ये सारी चीजें आप बताओगे। और अगर उनको अर्निंग में फोकस है तो आप आपकी कंपनी के टॉप अर्नर्स के बारे में बता सकते हो। और एक चीज याद रखिए, जो आपकी सेल कन्वर्ट होने वाली है वो आपके फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको फॉलोअप के ऊपर कमांड बनानी बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ स्किल है क्लोजिंग। जब भी आपने फॉलोअप कर दिया, आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, आपने इनवाइट कर दिया, सब चीजें आपकी हो गई, इसके बाद होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप फाइनल क्लोज करते हो आपकी सेल को, आप उनकी ज्वाइनिंग डालते हो, उनको प्रोडक्ट परचेस कराते हो। क्लोजिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। इसके बाद सिक्स्थ स्किल आती है ट्रेनिंग। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, आपको कंपनी के बारे में बताना है, आपको बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करना है डिटेल में, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है सब डिटेल में डिस्कस करना है। आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि आप किस तरीके से वर्क करोगे, आपको उनके साथ प्रॉपर प्लानिंग करनी है, आपको उनकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवानी है, उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है, उनको बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग देनी है। सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में फोकस करनी है। सिंपल सी लैंग्वेज में ट्रेनिंग के थ्रू आप आपके प्रोस्पेक्ट को, जिसने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, उनको आप एम्पावर करोगे, उनको एजुकेट करोगे किस तरीके से वो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग पे जरूर फोकस करना है। सेवेंथ, प्रमोटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इवेंट्स प्रमोट करने, मीटिंग्स प्रमोट करनी है, अचीवमेंट्स प्रमोट करनी है, ट्रिप्स प्रमोट करनी है, टूर्स प्रमोट करने हैं, जितनी भी चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं सारी चीजें आपको प्रमोट करनी है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोटर बनना है। सो होप सो आपको सारी स्किल्स समझ में आ गई होगी। आपको इन स्किल्स पे फोकस करना है और सारी स्किल्स को इंप्रूव करना है। हमारी टिप नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। आप जब भी आपके फ्रेंड या किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो तो आप कोशिश करिए कि आप स्मार्टफोन या मोबाइल फोन की मदद से इनविटेशन करें रेदर देन फेस टू फेस। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने खुद ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप फेस टू फेस किसी भी आपके फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो आपका फ्रेंड कोशिश करता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन उस प्रेजेंट मोमेंट पे ही बता दो। वो चाहता है कि आप सारी A to Z इंफॉर्मेशन उसे अभी बता दो और इससे पूरा इनविटेशन बिगड़ जाता है। अब होता है जब हम कॉल पे, व्हाट्सएप पे इनविटेशन करते हैं सो हम बाउंड कर सकते हैं खुद को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से। इससे क्यूरियोसिटी बिल्डअप रहती है। और अगर कभी आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फ्रेंड आपसे कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज भी पूछता है तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि अपन मिलते हैं और साथ में बैठकर अच्छे से डिस्कस करते हैं। इससे क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो गई, आपका इनविटेशन भी हो गया। सो आप कोशिश करिए कि आप कॉल पे इनवाइट कर पाओ, आप व्हाट्सएप की मदद से इनवाइट कर पाओ। और एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, जब भी आप इनविटेशन करते हो तो आप कोशिश करिए कि आपका इनविटेशन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर फिनिश हो जाना चाहिए। सो अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड टिप की तरफ, जो कि डोंट टॉक अननेसेसरी व्हाइल इनवाइटिंग। इनविटेशन का मतलब क्या है आप खुद समझिए। इनविटेशन का मतलब है किसी भी पर्सन को इनविटेशन देना। जैसे कि आपके पास शादी के इनविटेशन आते होंगे, आपके पास किसी पर्टिकुलर पार्टी के इनविटेशन आते होंगे, तो क्या उस इनविटेशन में सब चीजें मेंशन हो जाती है क्या कि ये खाना मिलेगा, इस तरह के कपड़े पहनेंगे, इस पर्टिकुलर तरीके से डांस करेंगे, ये पर्टिकुलर मेहमान आएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। इनवाइट का ओनली मतलब है इनविटेशन,
आप उस पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट कर रहे हो एक पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर मीटिंग, या बोल सकते कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्कस करने के लिए। सो रिमेंबर वन थिंग, डोंट टेल योर कंपनी नेम, प्रोडक्ट्स, अ बिजनेस प्लान। आपको सारी इंफॉर्मेशन इनविटेशन के टाइम पे नहीं बतानी है। आपको खुद को भी बाउंड करना है और आपको एक क्यूरियोसिटी बिल्डअप करके जो भी आपका पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है और जो भी आपकी शेड्यूलिंग हुई है उस अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करना है। सो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ, जो कि है बी एक्साइटेड एंड मेंटेन क्यूरियोसिटी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इनविटेशन के लिए। आप खुद सोचिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है विद डल वॉइस, विद नो एक्साइटमेंट, विद सम नेगेटिव वाइब्स। आप क्या उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे? आपका ऑब्वियस सा आंसर होगा नो। और सेम केस नेटवर्क मार्केटिंग के इनविटेशन के लिए भी अप्लाई होता है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करते हो और अगर उस टाइम पे आपकी वॉइस डल है, आपकी वॉइस में एक्साइटमेंट नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, या वो कॉल पे भी हो सकता है, वो फेस टू फेस भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, मान लो इसी को मैं इनवाइट व्हाट्सएप से करता हूं, तो मैं क्यूरियोसिटी कैसे लेके आऊं, तो मैं मेरी वॉइस में एक एनर्जी कैसे लेके आऊं? आपको व्हाट्सएप दो फीचर देता है। एक तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, दूसरा आप वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हो। सो कोशिश करिए कि आप वॉइस नोट सेंड करें जिसमें आपकी वॉइस की एनर्जी दिखेगी आपके प्रोस्पेक्ट को, जिसमें आपका एक्साइटमेंट दिखेगा आपके प्रोस्पेक्ट को। सो कोशिश करिए कि आप व्हाट्सएप के थ्रू इनवाइट कर रहे हो तो आप टेक्स्ट को अवॉइड करके वॉइस नोट सेंड कर सकते हो। और जब भी आपका फ्रेंड, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको लगेगा कि कुछ उसको मिलने वाला है, उसका खुद का भी कुछ प्रॉफिट है, और यहाँ पे आपने एक मेंटेन करके रखी क्यूरियोसिटी, सो 100% चांस है कि आपसे मिलेगा। और वहीं आप पूरी डल वॉइस में बोलते हो विथ नो एक्साइटमेंट, विथ नो क्यूरियोसिटी बिल्डअप। जस्ट एग्जांपल, भाई यार कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है मैंने, सोच रहा हूँ तुझे भी बता दूं, देख कभी टाइम आइम हो तो आ घर पे डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए, इस तरीके से आप इनवाइट कर रहे हो किसी भी पर्सन को तो वो आएगा। अब इसी का नेक्स्ट वर्जन में आपको बताता हूँ। भाई यार क्या बताऊं यार, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई चीज एक्सप्लोर करने को मिल रहा है और खुद की थोड़ी बहुत पॉकेट मनी भी अर्न कर रहा हूँ। भाई तू जल्दी से टाइम निकाल आज और शाम को घर पे आ, पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं अपन डिटेल में आज, और मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि तू शाम को आ रहा है, ओके? अब आप खुद सोचिए, मैंने आपको एक प्रीवियसली एक टोन बताई थी, लो टोन में मैंने बात करी थी विद वेरी डल वॉइस, और एक सेकंड टोन जिसमें मैंने एक्साइटमेंट लेवल मेंटेन करके रखा है। एक पर्टिकुलर पर्सन किस वॉइस से अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियस ही बात है सेकंड वॉइस से। अब यहाँ पे मैंने क्यूरियोसिटी अलग तरीके से बिल्डअप करी है। मान लो पर्टिकुलर पर्सन मेरा फ्रेंड है तो उसको मैं प्रोफेशनली इन्वाइट नहीं करूंगा कभी भी। अगर आप आपके फ्रेंड के साथ प्रोफेशनल होने लग जाओगे तो वो समझेगा कुछ तो गड़बड़ है। आपको आपके फ्रेंड सर्कल में वैसा ही रहना है जैसे आप पहले थे। डोंट चेंज योरसेल्फ इन योर फ्रेंड सर्कल। आप आपके खुद के तरीके निकालो कि आप किस तरीके से इनवाइट कर सकते हो इस पर्टिकुलर पर्सन को। आप इस तरीके से इनवाइट कर सकते हो, और मान लो यही मुझे इनवाइट करना होता मुझसे बड़े एज ग्रुप वाले को, सो मैं ये तरीका अप्लाई नहीं करता। और आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा भी नहीं बताना है। लोग होते हैं कि भाई 40 लाख कमाएगा, 50 लाख कमाएगा, 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। दैट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपको ऐसा जस्टिफाई कभी नहीं करना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शॉर्टकट है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में इसीलिए ये बोला कि मैंने कुछ अर्निंग करना भी स्टार्ट करी है। वहां पे मैंने ऐसा नहीं बोला कि लाख रुपए कमा सकते, 2 लाख रुपए कमा सकते। आपको प्रैक्टिकल रहना है, और जब आप प्रैक्टिकल बातें करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग का रेशो, आपके इन्विटेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि किस, डोंट किल। किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और किल का मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। आपका जो इनविटेशन कॉल होना चाहिए वो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर एंड हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे फॉर्म फैक्टर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा। F मतलब फैमिली, O मतलब ऑक्यूपेशन, R मतलब रिक्रिएशन, M मतलब मैसेज। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि आपको बात कैसे करनी है। एक चीज याद रखिए, जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का है, और जो सामने वाला पर्सन है वो आपका फ्रेंड है। सो जैसे कि जो भी आपके फ्रेंड का नाम है XYZ, मैं मान लेता हूँ सचिन। हाय सचिन, और भाई कैसा है, लाइफ कैसी चल रही है?
इसके बाद आपको पॉज देना है, उस सचिन जो भी आपका फ्रेंड है उसको बोलने देना है। अब हम यूज करेंगे एफ, जो कि है फैमिली। और भाई अंकल आंटी कैसे हैं? फिर आपको वापस से पॉज देना है और सचिन की बात सुननी है कि सचिन ने क्या रिप्लाई दिया। आप अंकल आंटी के बारे में पूछ सकते हो, आप उसके ब्रदर के बारे में पूछ सकते हो। अब हम यहाँ यूज करेंगे ओ फैक्टर, जो कि ऑक्यूपेशन। आपको पूछना है और तेरी जॉब कैसी चल रही है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो आप पूछ सकते हो बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर आपको एक पंच लाइन बोलनी है, भाई तू तो अच्छे खासे कमा रहा होगा और लाइफ भी एंजॉय कर रहा होगा, एम आई राइट? फिर आपको रुकना है और आपको सचिन का रिप्लाई सुनना है। और ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, एप्रिशिएट प्रॉस्पेक्ट प्रोफेशन। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करिए। अगर वो कुछ भी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है तो उसके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करिए। कभी भी आप सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के प्रोफेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में शो ना करें। जब आप ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है सामने वाले के दिमाग में, और आपको नहीं पता है उसके दिमाग में क्या चलने लग जाएगा। और हर एक प्रोफेशन अच्छा होता है, जॉब भी अच्छी है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी अच्छा है। सो डोंट डिफेम एनी प्रोफेशन। आई रिपीट, डोंट डिफेम एनी प्रोफेशन। अब यहाँ पे होगा क्या, मेजोरिटी के जो प्रॉस्पेक्ट होंगे दे आर नॉट अर्निंग सफिशिएंट, मतलब वो सफिशिएंट मनी अर्न नहीं कर रहे होंगे। फिर आपको यहाँ पे बोलना है, यार कुछ टाइम पहले सेम केस मेरे साथ भी था, बट नाउ आई हैड फाउंड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और पैरेलली मैं मेरी जॉब के साथ उस पर भी वर्क कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएगी। और जब आप इतना बोलोगे तो प्रॉस्पेक्ट आपसे ये जरूर पूछेगा क्या कर रहा है, क्या है वो अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी वर्ड को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उससे रिप्लेस कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया उससे रिप्लेस कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे पूछता है कि भाई क्या कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा है, फिर आपको R&M, जिसका मतलब है रिक्रिएशन और मैसेज का यूज करके बताना है कि तुझे ऑलरेडी पता है कि मैं खुद भी जॉब कर रहा था, बट यार मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं था और सर्च कर रहा था कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, एंड देन आई कैम अक्रॉस दिस प्रोजेक्ट। फिर आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, और कोशिश करिए कि आप मीटिंग फिक्स कर लो, आप शेड्यूल कर लो मिलना, क्योंकि कॉल पे हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है। जिस तरीके से आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हो वो आप फोन कॉल पे नहीं कर सकते। लेकिन आज ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, तो आप इनवाइट कर सकते हो आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी जूम मीटिंग के अंदर। आप बोल सकते हो कि उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक हमारी ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सो अगर तू एक्साइटेड है, अगर तू इंटरेस्टेड है, तो मैं तुझे आईडी पासवर्ड दूं उस मीटिंग का, क्योंकि जो भाई एक्सेस है वो लिमिटेड है। सो वो खुद बोलेगा हाँ भाई जल्दी से दे दे मुझे। सो इस अकॉर्डिंग भी आप शेड्यूल कर सकते हो। और अगर कोई आपकी मीटिंग शेड्यूल नहीं है तो आप प्रॉपरली जूम पे पूरा बिजनेस प्लान पीपीटी के थ्रू आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। सो मैंने आपको कुछ एक तरीका बताया कि आप फॉर्म फैक्टर का यूज करके कैसे इनवाइट कर सकते हो। आपके तरीके वेरी करेंगे, मेरे तरीके वेरी करेंगे, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ नए तरीके निकालिए और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उस पर्टिकुलर तरीके से आप इन्वाइट करिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट दे दूंगा तो होगा ये कि जो आपका फ्लेवर है, जो आपका खुद का टेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा और इनविटेशन में वो बात नहीं रहेगी जो बात आप खुद आपके तरीके से ला सकते हो। सो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कैजुअली आप आपके फ्रेंड को नॉर्मली कैसे इनवाइट कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट। हमेशा कोशिश करिए कि जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप टाइम के 2 चॉइस दो। क्योंकि एक टाइम चॉइस देने से अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बिजी है तो मना कर देगा। तो आप कोशिश करिए कि आप उसको 2 टाइम दो। आप बोल सकते हो कि 10 बजे मिलते हैं या शाम को 5 बजे मिलते हैं। अगर वो दूसरी सिटी में तो आप बोल सकते हो कि 10 बजे जूम पे बात करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करता हूँ तेरे साथ, या शाम को 5 बजे डिस्कस करते हैं पूरा प्रोजेक्ट। सब 2 चॉइस दीजिए आपके प्रोस्पेक्ट को। सो साइकोलॉजिकली आपका प्रोस्पेक्ट एक टाइम स्लॉट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि इनवाइट द प्रोस्पेक्ट 24 to 48 आवर बिफोर बिजनेस प्रेजेंटेशन। आपको इनविटेशन कॉल
24 to 48 आवर के पहले करनी है बिजनेस प्रेजेंटेशन के। और अगर आप 5 से 7 दिन पहले इनवाइट कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप वापस से सेम डे कॉल करें जब आपकी प्रेजेंटेशन है, कंफर्मेशन के लिए कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फ्रेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टिप नंबर 7, मेंटेन योर पोस्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप इनवाइट करो आपके फ्रेंड को, आपके प्रोस्पेक्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उनकी जरूरत है। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आप आपके फ्रेंड को, आपके प्रोस्पेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जो उसकी लाइफ चेंज कर सकती है। आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है और आपको ऐसा नहीं भाई प्लीज आ जा, भाई प्लीज आ जा, इस तरीके से बिहेव नहीं करना है। अब हम चलते हैं हमारी टिप नंबर 8 की तरफ, जो कि टेक कंफर्मेशन। ऑन द शेड्यूल डे व्हेन यू आर सपोज टू मीट द प्रोस्पेक्ट, सो यू मस्ट टेक कंफर्मेशन। जब भी आपकी मीटिंग शेड्यूल है और जो भी आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फ्रेंड आने वाला है, सो उस पर्टिकुलर डे वापस से आपको कॉल करना है प्रोस्पेक्ट को कंफर्म करने के लिए कि वो टाइम पे आए, उस पर्टिकुलर जगह पे आना, उस पर्टिकुलर वेन्यू पे आना। तो आपको प्रॉपर गाइड करना है। अगर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है तो आप उसको आधे घंटे पहले एक बार कॉल कर दो कि टाइम पे आ जाना प्रेजेंटेशन में, क्योंकि हर पर्सन अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है, अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती है, अपने खुद के कुछ काम होते हैं। सो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को वापस से रिमाइंड करवाओ। सो इसलिए आपको कंफर्मेशन वापस से लेना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे क्या क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है प्रेजेंटेशन देने के दौरान और किन किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में आपको आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है प्रेजेंटेशन के दौरान। सबसे फर्स्ट, डोंट कंफ्यूज प्रेजेंटेशन विद ट्रेनिंग। मेजोरिटी के जो नेटवर्कर्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग को मर्ज कर देते हैं। जब किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट प्लान दिखाते हैं, तो वो इतना डीप में घुस जाते हैं कि वो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग का रूप ले लेती है। आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रेजेंटेशन एक ओवरव्यू है आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस प्लान का, जिससे सामने वाले को इंटरेस्ट जगे और वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ट्रेनिंग आप ज्वाइनिंग करने के बाद देते हो, उसके बाद आप सारी डीप में चीजें समझाते हो। लेकिन जो मेजोरिटी के नेटवर्कर्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग को मर्ज कर देते हैं। वो इतनी लंबी प्रेजेंटेशन कर देते हैं, 1 से 2 घंटे 3 घंटे की प्रेजेंटेशन कर देते हैं, जिससे सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोर हो जाता है और आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करता। सो मस्ट रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज प्रेजेंटेशन विद ट्रेनिंग। सेकेंड, डोंट एक्सीड योर प्रेजेंटेशन फॉर मोर देन 30 मिनट। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको आपकी प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखनी है। आपकी प्रेजेंटेशन 30 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपको एक ओवरव्यू देना है, ना कि सामने वाले को पीएचडी करवानी है। जब वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, जब वो आपके प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, आपका टीममेट बन जाएगा, उसके बाद आपको डिटेल में सारी चीज समझानी है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तब आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। आपको शॉर्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन रखनी है। सो होप सो ये गलतियां अब आप फ्यूचर में नहीं करोगे। अब हम समझते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन के दौरान। पॉइंट टू रिमेंबर इन प्रेजेंटेशन। फर्स्ट, मेक द प्रोस्पेक्ट फील कंफर्टेबल। आपको प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाना है आपके साथ। ऐसा नहीं कि सामने वाला आया और आप अपने बिजनेस प्लान स्टार्ट कर दिया, आपने प्रोडक्ट प्लान स्टार्ट कर दिया। आपको पहले 2 से 3 मिनट एक कैजुअल कन्वर्सेशन करनी है। इसको बोलते हैं रैपोर्ट फॉर्मेशन। आपको पहले कंफर्टेबल करवाना है आपके प्रोस्पेक्ट को। आप नॉर्मल सी बातें कर सकते हो, आप फॉर्म फैक्टर यूज कर सकते हो, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और ड्रीम्स और M फॉर मैसेज। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो और इससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। रेपो फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर 1 वर्ड में ना हो, यस या नो में ना हो। जैसे कि आपने बोला कि आपको पानी पीना है, तो वो यस बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने जिनका आंसर ब्रॉड हो, जैसे कि आप किस कॉलेज में हो, आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो। इस तरीके से कन्वर्सेशन बिल्ड होगी आपकी और आपका एक ब्रिज बनेगा कन्वर्सेशन का। सेकेंड, बी एन एक्टिव लिसनर एंड टेक जेन्युइन इंटरेस्ट। आपको भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिए, उस प्रपोजल में आपको इनको यूज करना है। आपको एक्टिव लिसनर बनना है, आपको बातों को ध्यान से सुनना है। आप आपके प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर समझ में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम PMF। और आपको उनकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना। जैसे कि आपने पूछा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, उन्होंने बोला मैं XYZ कॉलेज में पढ़ता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली आप पूछने लगे कि आप रहते कहाँ हो।
तो ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड नहीं है। इससे सामने वाला सोचेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना। आपको क्वेश्चन को इंटर रिलेटेड करना। जैसे कि आपने पहले पूछा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप वहां से किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है और बस अपनी ही नहीं सुनानी, आपको सामने वाले की बातों को भी ध्यान से सुनना है। रेपो फॉर्मेशन का तीसरा तरीका, फाइंड प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। हर पर्टिकुलर पर्सन के प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अलग होते हैं। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिससे सामने वाला पर्सन मोटिवेटेड होता है। जैसे कि स्टूडेंट है आपके सामने, तो उसकी इच्छा होगी वो कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अर्न कर सके। और मान लो आपके सामने कोई एल्डर पर्सन बैठा है, तो उनका मोटिवेटिंग फैक्टर दूसरा होगा। जैसे कि उनका मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके, जिससे वो अपनी फैमिली को और स्मूथली चला सके। आपको आपका खुद का मोटिवेटिंग फैक्टर रिलेट नहीं कराना। आपको ऐसा नहीं कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो। 5 मिनट में कोई पर्सन बड़ा नहीं सोचता है। एक अलग इन्वायरमेंट से उठ के आपके सामने बैठा है तो एक बार में वो बड़ा नहीं सोच सकता। आपको पहले उसकी नीड के अकॉर्डिंग मोटिवेटिंग फैक्टर डिलीवर करने और आपकी प्रेजेंटेशन उसी की अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवानी। सो होप से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वापस से आते हैं किन चीजों का आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन के दौरान। और तीसरी टिप ये है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। और आप आपकी प्रेजेंटेशन की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो? स्टोरी टेलिंग करके। ऑलवेज रिमेंबर, फैक्ट्स टेल, स्टोरी सेल। फैक्ट्स बताते हैं और स्टोरी आपके प्रोडक्ट को सेल करती है। और किस तरीके से आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए। स्टोरी टेलिंग आपको इस तरीके से करनी है कि आप रिलेट कर सको सामने वाले की स्टोरी को आपके जो भी कंपनी में सक्सेसफुल पर्सन है उनकी। आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ किसी भी आपके लीडर से रिलेट इजीली हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। फोर्थ टिप, स्टार्ट विद द फैक्ट्स। हमेशा याद रखिए आपको प्रेजेंटेशन फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करनी है, क्योंकि फैक्ट सच होते हैं और आपको प्रेजेंटेशन के दौरान सामने वाला प्रोस्पेक्ट काट नहीं पाएगा। जैसे कि एक फैक्ट है कि सनराइज ईस्ट से होता है, तो ये तो फैक्ट है, ये तो होता ही है, तो इसको काट नहीं पाएगा कोई भी। और वहीं आप ये बोलते हो कि मेरे पड़ोस में एक अंकल है जो 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं, सो इस पे बिलीव करना मुश्किल होता है। सो हमेशा याद रखिए आपको फैक्ट का यूज करना है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ जिसको आप यूज कर सकते। आपको बोलना है कि 90% जो लोग होते हैं उनके ड्रीम कभी फुलफिल नहीं होते। 7% जो लोग होते हैं उनके पेरेंट्स ने इतना कर दिया होता है कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। 3% लोग सेल्फ मेड होते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कितना किया, कितनी जायदाद छोड़ी। वो खुद के लिए काम करते और कुछ बड़ा करके दिखाते। और फिर आपको 90% लोगों के ड्रीम क्यों फुलफिल नहीं होते रिलेट करवाना है EBSI से, जो कि हमारी 5th टिप है। इंट्रोड्यूस देम विद EBSI मॉडल। बेसिकली EBSI एक कैश फ्लो मॉडल है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में मेंशन किया है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिलेट कर पाओगे इजीली। अगर आपको EBSI के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए फटाफट। EBSI मॉडल से आपके प्रोस्पेक्ट का माइंड क्लियर हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें बिजनेस करना है, क्यों जॉब पे डिपेंड नहीं रहना है। और जो कन्वेंशनल बिजनेस होते हैं उनमें रिस्क होती है, उनमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तो फिर आपको आपकी कंपनी, आपका नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान एज ए सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है प्रोस्पेक्ट के सामने। टिप नंबर 6, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। हमेशा याद रखिए आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान 7 से 8 मिनट में खत्म करना है। आपको डिटेल स्टडी नहीं करवानी है आपको प्रोस्पेक्ट को। जब वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, जब आप बाद में उनको ट्रेनिंग दोगे तो आप सारी चीज क्लियर कर दोगे। लेकिन आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान 7 से 8 मिनट में आपका प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान फिनिश करना है। और जो आपका प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के। जैसे कि आपके प्रोस्पेक्ट को घूमना पसंद है तो आप ट्रिप्स दिखाओगे, फॉरेन ट्रिप्स दिखाओगे अपनी कंपनीज की, ये सारी चीजें बताओगे। लेकिन उनको इनकम में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप इनकम पे फोकस करोगे, कितनी इनकम कौन पर्सन कमाता है, कितने हाईएस्ट टर्नर से, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो फॉलोअप की सबसे पहली टिप है डोंट बी नीडी। आपको कभी भी आपके प्रोस्पेक्ट के सामने ऐसे बिहेव नहीं करना है कि आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो सामने वाले के साथ, आप उनको एक बिजनेस प्लान डिलीवर कर रहे हैं जिससे वो उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आपको उस तरीके से बिहेव करना है। आपको अपने खुद के माइंड को रीप्रोग्राम करना है कि आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप सामने वाले को एक चांस दे रहे हो कि वो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो उसकी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। वो जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था उससे कुछ हट के वो सारे अपने सपने पूरे कर सकता है इस प्लेटफॉर्म से। सो आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो जो बहुत बड़ी बात होती है। आपको आपके माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि आपको सामने वाला ना बोले, हाँ बोले, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
आपको सामने वाले को सारी चीज अच्छे से क्लियर करवानी, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो उसके बाद प्रोस्पेक्ट की चॉइस है कि वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। आप एक चीज समझिए कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तो आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है। आपने तो एक ट्राई दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? आपके प्रोस्पेक्ट का हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है कि आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मान लो आपको एक प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया कि मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता आपके साथ, सो इससे आपको रिजेक्टेड फील नहीं करना है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, आपको नेक्स्ट वन पे ट्राई करना है। और वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है कि एक पर्सन के मना करने से आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको अपना पोस्चर, अपना गेस्चर, अपना माइंडसेट इस तरीके से क्रिएट करना है कि आपको सामने वाले की जरूरत नहीं है, आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी जरूरत है। ये चीज याद रखिए। एंड डोंट बी एडिक्टेड टू द आउटकम। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करना है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपको किस तरीके से प्रोसेस वाइज सब चीजें करनी है उस पर आपको फोकस करना है। एक चीज याद रखिए, मान लो आपने 100 पीपल को प्लान दिखाया और 100 के 100 ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप बहुत बड़े करोड़पति बन गए, तो आपकी स्टोरी क्या बनेगी? आप स्टेज पे आओगे तो आप क्या बोलोगे? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट कर दिया और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी उठा के देखो, आपको हर बायोग्राफी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी जो उन्होंने फेस करी होगी और आज वो सक्सेसफुल है। और ये जो आपके छोटे मोटे रिजेक्शन है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो ये आपकी स्टोरी बन रही है। इसको आप डिलीवर करोगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको एंजॉय करना है प्रोसेस को, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। टिप नंबर 2, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। जब भी आप प्रेजेंटेशन देके उठ रहे हो और आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है और आपको एक फॉलोअप करना है, तो आपको कभी भी फॉलोअप का टाइम आपको प्रोस्पेक्ट के हाथ में नहीं छोड़ना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि जब भी आप फ्री हो जब मुझे कॉल कर देना। इससे दो चीज होगी, एक तो प्रोस्पेक्ट कभी कॉल नहीं करेगा क्योंकि सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, अपनी लाइफ में सब पर्सन बिजी होते हैं, सो वो आपको कॉल करने से तो रहा। सेकेंड चीज, इससे आपकी टाइम की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। आप सामने वाले को बोलोगे जब भी आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर देना, मतलब इससे जस्टिफाई हो रहा है कि आप हमेशा फ्री हो। आपको अपने टाइम की वैल्यू बना के रखनी है कि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना है जब आप शेड्यूल कर सकते हो नेक्स्ट मीटअप, और आपको ये चीज ट्राई करनी है कि आपको वो नेक्स्ट मीटअप 24 आवर्स के अंदर अंदर करना है। जैसे कि आज आपने प्लान दिया तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके प्रोस्पेक्ट से मिल लेना है फॉलोअप करने के लिए। टिप नंबर 3, आस्क व्हाट दे लाइक बेस्ट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन नेटवर्कर्स को ये होता है कि हमको पूछना क्या है, हमको कैसे कन्वर्सेशन पे कंट्रोल रखना है, हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सबसे एक चीज याद रखिए, आपको कम से कम बोलना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन एक बार में डिलीवर नहीं करनी है। आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने एक बार प्रेजेंटेशन दे दी तो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगा। आपको ये कभी नहीं पूछना है कि व्हाट डिड यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो। इससे एक ब्रॉड आंसर आ सकता है और वो आंसर चांसेस है कि नेगेटिव वे में हो सकता है। वो प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं, वो एक नेगेटिव चीज ढूंढ सकते हैं। आपको कन्वर्सेशन को हमेशा पॉजिटिव वे में कंट्रोल करना है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो कन्वर्सेशन आपके हाथ में रहती है, आप कंट्रोल कर रहे हो। आपने पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि आपने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इससे आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने पूछा ही क्या है, आपको क्या अच्छा लगा। और ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन से ही कन्वर्सेशन कंट्रोल होती है, और जब भी आप राइट क्वेश्चंस पूछते हो तो पूरी कन्वर्सेशन आपके हाथ में होती है। टिप नंबर 4, व्हाट इफ प्रोस्पेक्ट इग्नोर यू। बहुत बार होता है कि जब आप फॉलोअप के लिए कॉल करते हो, आप मैसेज करते हो, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको इग्नोर करने लग जाता है, आपके कॉल रिसीव नहीं करता है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है। आपको ये चीज याद रखनी है जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताई थी कि आपको उनकी नीड नहीं है, उनको आपकी नीड है। आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको सुपीरियर बिहेव करना है, आपको खुद की फीलिंग को हर्ट नहीं करना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप कुछ नहीं करिए, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए नॉर्मल सा। उसके बाद भी आपके प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा मैसेज ड्रॉप करना है 2 से 3 दिन बाद, जो कि ये है, हाय देयर नेम डॉट दिस इज योर नेम। उसके बाद आपको लिखना है, आई होप यू आर ओके, आई नेवर हियर बैक फ्रॉम यू,
I take it you are not interested in that opportunity or product, which is totally fine. I just want to make sure we don't waste each other time. I cross you off my list, but let me know if you know anyone who is open to earn some extra money. बस आपको ये मैसेज ड्रॉप करना है, उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेक्स्ट वन को अप्रोच करना है। अब इसमें हमने एक ट्रिक करी है, हमने मेंशन किया उस मैसेज में आई क्रॉस यू ऑफ माई लिस्ट। और किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये कभी पसंद नहीं होता है कि कोई भी पर्सन उसे अंडर एस्टिमेट करे और या उसे किसी पर्टिकुलर लिस्ट से उसका नाम रिमूव करे। किसी भी पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं होती है, और कभी चांसेस हुए उनको ये चीज़ समझ में आई तो वो आपको मैसेज जरूर करेंगे। बस एक चीज याद रखनी है कि आपको नीडी की तरह बिहेव नहीं करना है। टिप नंबर 5, वैलिडेट। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग या तो आपको डायरेक्टली यस बोल देंगे या तो डायरेक्टली आपको नो बोल देंगे, और इसके अलावा ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। तो ऐसे लोगों को वैलिडेशन चाहिए, उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको और फैक्ट एंड फिगर चाहिए जिससे उनको बिलीव हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दे नीड वैलिडेशन और नॉट? आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 विथ वेयर वुड यू से यू आर राइट नाउ इन योर डिसीजन। मतलब 1 to 10 की स्केल में आप आपके खुद के डिसीजन को कहाँ रखते हो। अगर वो 5 और 6 के बीच में है और मिडिल में है तो इसका मतलब है कि उनको वैलिडेशन चाहिए, उनको अभी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उनका 1 है और 10 है, 1 में मतलब उनको कुछ भी चीज़ अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुई है, और 10 है तो वह रेडी है आपके साथ स्टार्ट करने, बस आपको थोड़ा सा पुश करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट लीव देम हैंगिंग एट 5 और 6। और यहाँ पे आपको वैलिडेशन करवाना है, आपको फॉलोअप करवाना है वापस से। अब आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करवाना है। आप 3-वे कॉल का यूज कर सकते हो, आप फेसबुक मैसेंजर का यूज कर सकते हो, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आपको एक एक्सपर्ट रखना है आपके साथ जिनको सारी नॉलेज है, जिन्होंने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को हैंडल किया है, जिनका एक कुछ पर्टिकुलर लेवल है कंपनी के अंदर, उनके थ्रू अब आपको फॉलोअप करवाना है। इससे ये होगा कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चन चल रहे हैं, जो वो डिलीवर नहीं कर रहा है, जो आपको बता नहीं रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आपके प्रोस्पेक्ट के क्लियर हो जाएंगे इजीली। टिप नंबर 6, सेट ए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। बहुत बार होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट को एक से ज्यादा फॉलोअप लगते हैं, 2 फॉलोअप लगते हैं, 3 फॉलोअप लगते हैं, डिफरेंट फॉलोअप के एक्सपोजर लगते हैं। ये अच्छी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको फॉलोअप लग रहा है, अगर आप उनके फॉलोअप कर रहे हो तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पे टिके रहेंगे अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो, क्योंकि उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और क्रिस्टल क्लियर होके वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन के बाद 3 से 4 फॉलोअप करने भी पड़ रहे तो आप फॉलोअप शेड्यूल करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको जब भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करना है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना है। एंड डोंट लीव वन अपॉइंटमेंट विदाउट सेटिंग द टाइम फॉर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। टिप नंबर 7, आस्क इफ दे आर रेडी टू गेट स्टार्टेड। फॉलोअप कभी कभी एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो आपको डायरेक्टली सामने वाले से पूछना है कि आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। आपको डायरेक्टली उनसे पूछना है कि आप कब स्टार्ट करने वाले हो, आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करने वाले हो, आप कौन से प्रोडक्ट लेने वाले हो, आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे कि कैश करोगे। तो ये सारे आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इनका आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इनको अभी फॉलोअप के और एक्सपोजर लग सकते हैं। बस आपको आपके दिमाग में एक चीज फिट करनी है, यू डोंट नीड देम, दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर देम नॉट फॉर यू। आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपको मना भी कर देते हैं तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोंट पैनिक अबाउट दैट। सो होप सो ये 7 टिप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस इनको आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि हमने फाइनली आप सभी के लिए मास्टर इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है। और हम इस कोर्स को एक ऐसी अनबिलीवेबल प्राइस पे लेकर आए कि आप सभी लोग शॉक्ड हो जाओगे। इस कोर्स में हम आपको सिखाने वाले किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की मदद से घर बैठे बैठे कर सकते हो। मैं आपको इस कोर्स के कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट बताता हूं, जैसे कि फर्स्ट, आपको इस कोर्स में लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है। सेकेंड, आपको इस कोर्स में 40 एडवांस वीडियोस मिलेगी जिसको आप इजीली अपने पीसी और स्मार्टफोन में देख पाओगे। थर्ड, आपको इस कोर्स में 10 से ज्यादा फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जिसपे फ्री ई बुक्स, चेकलिस्ट और कुछ फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जिससे आप इजीली अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से ग्रो कर पाओगे।
इस कोर्स की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, जिसमें आपको हर एक इंफॉर्मेशन इस कोर्स के रिगार्डिंग मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, आप MBBS करोगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या करोगे? आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, आप इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर आपको CA बनना है तो आप अकाउंटेंट पढ़ोगे, CA की पढ़ाई करोगे। और वहीं मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है, आपको रिच बनना है, तो आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? इसका आंसर है आपको पैसे का नॉलेज होना चाहिए, आपको मनी का नॉलेज होना चाहिए, आप फाइनेंशियली एजुकेट होने चाहिए, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल आपको ये चीज नहीं सिखाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है तो। अगर आपको पैसों के बारे में नॉलेज लेना है, आपको फाइनेंशियल एजुकेट होना है, तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें। और उसी बुक का एक टॉपिक जो कि है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ESBI एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं वो इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक कैटेगरी में आते होंगे। और जो ESBI की फर्स्ट कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? एक पर्सन जो पढ़ाई करके पहले डिग्री लेता है, फिर डिग्री के बाद एक पर्टिकुलर जॉब करता है। वो प्राइवेट जॉब कर सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, और उस जॉब के थ्रू उसको अर्निंग होती है। मतलब यहाँ पे हम टाइम और मनी का एक रिलेशन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। वो पर्टिकुलर पर्सन टाइम देगा जॉब में तो उसकी अर्निंग होगी, उसके घर में पैसा आएगा। अगर वो टाइम नहीं देगा तो उसकी अर्निंग नहीं होगी, उसके घर में पैसा नहीं आएगा। मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। मतलब जितना काम करेगा, जितनी देर काम करेगा, उस अकॉर्डिंग उसकी अर्निंग होगी। जैसे कि एक जॉब क्लास पर्सन पार्ट टाइम वर्क कर रहा है तो उसको पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी। अगर वो फुल टाइम कर रहा है तो उसको फुल टाइम के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। मतलब तीनों चारों केस में टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना काम करेगा, जितनी देर काम करेगा, उस अकॉर्डिंग उसकी इनकम होगी। बस एक कंडीशन है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए जब उसको जॉब मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सारे एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। इनके पास कोई ना कोई बॉस होता है जो इनको गवर्न करता है, जो इनको ऑर्डर देता है, जिस अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन खुद के बॉस होते हैं। इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता इनको गवर्न करने के लिए, इनको ऑर्डर देने के लिए। इसीलिए इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर, ड्राइवर, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, जब भी आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, उससे पूछते हो आप करते क्या हो, तो वो बोलता है कि मैं बिजनेस करता हूँ। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती कि बिजनेस किस कैटेगरी में आता है और सेल्फ एम्प्लॉयड किस कैटेगरी में आता है। बेसिकली वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो बोलते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो टाइम और मनी का रिलेशन क्या है? यहाँ पे भी टाइम और मनी का रिलेशन सेम है एम्प्लॉयड जैसे। एक पर्टिकुलर पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो टाइम देगा तो उसकी इनकम होगी, टाइम नहीं देगा तो इनकम नहीं होगी। जैसे कि डॉक्टर क्लिनिक ओपन करेगा तो पेशेंट आएंगे तो इनकम होगी, अगर वो क्लिनिक ओपन नहीं करेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। सेम केस शॉपकीपर के साथ होता है। शॉपकीपर शॉप ओपन करेगा तो उसकी इनकम होगी, अगर वो शॉप को बंद कर देता है 5-6 दिन के लिए तो उसकी इनकम 0 हो जाएगी उस टाइम इंटरवल के अंदर। बस एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में डिफरेंस ये होता है कि एम्प्लॉयड में एक पर्टिकुलर बॉस होता है जो ऑर्डर देता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके पास कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद के मालिक होते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है बिजनेस। बेसिकली बिजनेस एक सिस्टम होता है जिसमें लोग आपके लिए काम कर, आप प्लानिंग करते हो, आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट, उनको एग्जीक्यूट आपकी टीम करती है सिस्टम की हेल्प से। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस फ्रेश का। जब भी आप रिलायंस फ्रेश में कुछ भी परचेस करने जाते हो, और ऐसा तो होता नहीं कि अंबानी जी खुद आते हैं और आपको जो भी चाहिए होता है वो देते हैं, मतलब उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है जिसमें लोग काम करते हैं उनके लिए। वहां पे जब आप जाते हो तो रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपको सर्विस देते हैं, रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपका बिल बनाते हैं, रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपको जो भी चाहिए होता है वो देते हैं, ना कि अंबानी जी खुद। उन्होंने एक प्री डिफाइंड सिस्टम बना के रखा है जो ऑटोमेटेड मोड में काम करता है और उनको इनकम जनरेट करके देता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि फेसबुक का। अराउंड इंडिया में फेसबुक के 50,000 प्लस एम्प्लॉय होंगे। अब मान लो फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या फेसबुक काम करना बंद कर देगा? क्या उनकी इनकम 0 हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा।
उन्होंने जो सिस्टम बना के रखा है, जो उनके एम्प्लॉय है वो तो हमेशा काम करेंगे उनके लिए, और इसी सिस्टम के थ्रू उनका काम ऑटोमेटिकली होते रहेगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बेसिकली वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, मनी को इन्वेस्ट करके ज्यादा मनी बनाते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जो कि एक इन्वेस्टर है, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके थ्रू उनकी इनकम होती है। मतलब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे ने और पैसा बनाया। इस कैटेगरी को बोलते हैं इन्वेस्टर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में आती है और वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में आती है। आप आपके आसपास भी देख सकते हो कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, कितने लोग हैं जो इन्वेस्टर है, और आपके आसपास कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, कितने लोग हैं जो शॉपकीपर्स है, कितने लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसीलिए वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में आती है और ओनली 10% पॉपुलेशन बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। और वर्ल्ड का 90% पैसा इन 10% लोगों के पास है। मतलब वर्ल्ड की जो 90% वेल्थ है, 90% पैसा है, वो बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर कैटेगरी वाले लोगों के पास है। और वर्ल्ड के 10% पैसे के लिए 90% लोग स्ट्रगल करते हैं, जो कि ई और एस कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम लिवरेज का प्रिंसिपल वर्क करता है। मान लो जो एक एम्प्लॉय है वो दिन में 8 से 12 घंटे मैक्सिमम काम कर पाएगा, तो उसी 8 से 12 घंटे के अकॉर्डिंग उसकी इनकम होगी। मतलब जो जितना काम करेगा उतनी उसकी इनकम होगी। और वहीं एक जो बिजनेस क्लास पर्सन है उसके नीचे अराउंड 1000 एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय दिन के 8 घंटे दे रहा है, तो टोटल 8000 घंटे काम हो रहा है एक दिन में। तो इसीलिए एक बिजनेस क्लास पर्सन ज्यादा इनकम जनरेट करता है एज कम्पेयर टू एक एम्प्लॉय, क्योंकि बिजनेस क्लास पर्सन टाइम लिवरेज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। वो अपने टाइम को लिवरेज करते हैं। उनको पता है कि एक पर्सन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और मुझे अपना बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, तो मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम बिजनेस पर्सन काम करते हैं। तो होप सो आपको ESBI के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने आपके प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के बारे में बताया, तो उनकी इच्छा बिजनेस करने के लिए तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको उनको रियलिटी से रूबरू करवाना है। क्योंकि जो भी पर्सन बिजनेस करना चाहता है उसके पास 5 से 6 चीज होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए और कंपटीशन को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कि मार्केट में आज इतना कंपटीशन है कि हर एक बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए बिजनेस करना बहुत रिस्की है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसी का सॉल्यूशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से सामने वाले को क्लियर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोगों को हायर कर सकते हैं जो कि उनके लिए काम करे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क जीरो है, लो इन्वेस्टमेंट है, और जो भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है उनके साथ वो डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर सकते। आप समझा सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रेंचाइजी वाला मॉडल होता है, जिसमें आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, या जो भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो आप परचेस कर लेते हो, उसके बाद आपके पास फ्रेंचाइजी मिल जाती है जिसको आप प्रमोट कर सकते हो आगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके प्रोस्पेक्ट के साथ डिस्कस करने हैं। आपको प्रोडक्ट बताना है, आपको प्रोफाइल बतानी है, आपको कंपनी का प्लान बताना है। और ये सारी चीजें बताने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्यों उनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और क्यों उनको बिजनेस करना चाहिए आपके साथ।